श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 34। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि शरीर शुद्धि के लिए आसन भी एक अंग हो सकते हैं, पर उन्हें योग शब्द से संबोधित नहीं किया जा सकता। यही बात मेडिटेशन के संबंध में भी है। मस्तिष्क से काम लेने वाले हर व्यक्ति को ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए और उस विशिष्टता का संपादन करने के लिए किसी न किसी मानसिक व्यायाम का अवलंबन करना चाहिए, परंतु उसे योग सिद्धि की आशा से नहीं करना चाहिए। यदि योग को व्यायाम और एकाग्रता की शिक्षा के लिए ही प्रयोग करना है, तो उसके साथ अन्य सामयिक आवश्यकताओं को भी क्यों न सम्मिलित कर लिया जाए, जो नागरिक कर्तव्य एवं समाज निष्ठा की सत्प्रवृत्तियों को भी अग्रगामी बनाते हों एवं अध्यात्म की गूढ़ साधना के प्रति दिमाग भी साफ करें। अब क्रमशः आगे। विदेशों में योग प्रचार बचकाना खिलवाड़ ना बनाया जाए। योग विज्ञान के प्रति संसार के प्राय सभी प्रगतिशील देशों में इन दिनों भारी उत्साह है और उसी दिशा में उत्सुकतापूर्वक खोज और प्रयोग के लिए प्रयास चल रहे हैं। भौतिक जगत के बाहर कोई अध्यात्म शक्ति या चेतना नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है। जब तक यह निराशा छाई रही, तब तक का समय योग की उपेक्षा का समय था। पर अब जबकि शक्तियों की तरह ही अध्यात्म शक्तियों की सत्ता सामने स्पष्ट हो रही है, तो स्वभावतः खोज का वह नया क्षेत्र होना ही चाहिए। व्यक्ति की कायिक और मानसिक चेतना के अंतर्गत एक अत्यंत सुविस्तृत रहस्यमय क्षेत्र का अस्तित्व स्वीकार किया जा चुका है, और यह स्वीकार किया जा चुका है कि यदि मानवीय सत्ता की इन रहस्यमय परतों का उद्घाटन किया जा सके, तो मनुष्य में ऐसी असाधारण विशेषताएं प्रकट हो सकेंगी, जैसी कि योगी और सिद्ध पुरुषों में बताई या पाई जाती हैं। योग इन्हीं रहस्यमय शक्तियों को उभारने और उनका अभीष्ट उपयोग करने की महत्वपूर्ण विद्या ही तो है। योग दर्शन का एक और पक्ष है मानसिक असंतुलन को संतुलन में बदलना, अशांत उद्विग्नता को शांत समस्वरता में परिणत करना। आज जीवन की समस्याएं इतनी उलझी हुई हैं कि मनुष्य को पग पग पर क्षुब्ध, चिंतित और उद्विग्न होना पड़ता है। पारस्परिक स्नेह, सद्भाव प्राय घटते मिटते चले जा रहे हैं। समाज की व्यवस्था मर्यादा टूट रही है। झुंड और भीड़ मात्र में हम रह रहे हैं। समाज में जो सुरक्षा और प्रगति का वातावरण होना चाहिए, वह तिरोहित होता चला जा रहा है। अपराध, असहयोग, शोषण और छल की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों ने किसी को किसी का होने की स्थिति में नहीं छोड़ा है। एक दूसरे पर घात लगाए हुए और अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहकर ही प्राय जनजीवन व्यतीत होता है। ऐसी दशा में मनुष्य निरंतर क्षुब्ध, संत्रस्त और आतंकित ही रह सकता है। यदाकदा मानसिक उद्विग्नता के क्षण आते हैं, तो स्वाभाविक जीवन क्रम को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। यदि वैसी विक्षुब्ध स्थिति निरंतर बनी रहे, तो फिर क्या दशा होगी, क्या बीतेगी, इसका विवरण भुक्तभोगी ही दे सकते हैं। वैज्ञानिक, आर्थिक और बौद्धिक प्रगति ने सुख साधन कितने ही अधिक क्यों न जुटाए हों, निश्चित रूप से उसने मनुष्य की मानसिक स्थिति को मरघट जैसे विभत्स वातावरण में रहने के लिए बाध्य कर दिया है। उन्नतिशील देश अनुभव करते हैं कि एकांगी भौतिक प्रगति उन्हें बहुत महंगी पड़ी है। आध्यात्मिक आस्थाओं को गंवाकर उन्होंने जो खोया है, वह प्रगति के नाम पर मिली चमक दमक से कहीं अधिक मूल्यवान था।
विक्षोभ और असंतोष के जाल जंजाल में से निकलने के लिए निराशा का एक छोर है हिप्पीवाद, जो अपने ढंग से पनप रहा है, किंतु चूल्हे में से निकलकर भाड़ में घुसने की तरह नाश का इलाज महानाश से करने की तरह उससे भी कुछ काम नहीं चलता। उसमें विक्षोभ और विद्रोह का प्रकटीकरण तो है, पर समाधान नहीं। खींच का प्रकटीकरण ही तो समाधान नहीं है। मनुष्य अपनी जलन का गुत्थी का हल चाहता है। इस दिशा में गहरा चिंतन करने पर अध्यात्म की शरण में जाने का ही एकमात्र उपाय सूझता है। भूतकाल के ऋषि युग की सुख शांति का उज्जवल इतिहास उन्हें समाधान के लिए अपनी ओर आने के लिए आकर्षित आमंत्रित करता है। अस्तु भारतीय अध्यात्म की ओर उनकी प्रवृत्ति छाई हुई विपत्ति के अनुपात से तीव्र गति से उभर रही हो तो आश्चर्य की बात नहीं। योग के संबंध में इन दिनों समस्त पाश्चात्य जगत में भारी दिलचस्पी है। इस संबंध में वे पुस्तकों की बहुत खोजबीन करते हैं। भारत को वे योग का उद्गम केंद्र मानते हैं। कोई विचारशील जैसा भारतीय उन्हें दिखाई पड़ता है तो योग की बात बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछते हैं। उनकी भारत की लंबी यात्रा करने का मुख्य प्रयोजन प्राय योग संबंधी जानकारी एवं शिक्षा प्राप्त करना ही होता है। इस स्थिति को चतुर लोगों ने भांपा है। अस्तु भारत से पिछले दिनों तथाकथित योगियों का निर्यात बहुत ही उत्साहपूर्वक हुआ है। उन्होंने जहाँ तहाँ योग शिक्षा सेंटर खोले हैं और तनिक से प्रयास से आकाश पाताल जैसी सफलताएं प्राप्त की हैं। इन दिनों विदेश में जाकर टूटी फूटी योग शिक्षा देने लगना और योगाचार्य बन जाना बहुत ही सरल है। जिसने 10-5 योग की पुस्तकें उलट पुलट ली हों और अंग्रेजी में बोलने का ठीक से अभ्यास कर लिया हो, इन दिनों यूरोप और अमेरिका में ऐसे भारतीय योगियों द्वारा चलाए गए योग सेंटरों की भरमार है। शिष्य लोगों की कौतूहलग्रस्त भीड़ उनमें धकापेल बनी रहती है। यह अत्यंत ही उपयुक्त अवसर था, जबकि प्राचीन काल की तरह अध्यात्म का सही और सुसंतुलित रूप विश्व को समझाया जा सकता था। लोगों को मरण के भंवर से उबार कर जीवन के तट पर पहुंचाया जा सकता था। अध्यात्म की गरिमा का वर्चस्व समझाकर भारत को जगत गुरु का श्रद्धा सम्मान पुनः उपलब्ध कराया जा सकता था। यह मानवता की ब्रह्म विद्या की महती सेवा साधना होती। इस युग की इसे एक महानतम देन कहा जा सकता था, पर यह सब हो तभी सकता था जब हमारा दृष्टिकोण लोक रंजन नहीं लोक मंगल रहा होता। सस्ती और नकली चीज़ें अबोध बालकों के हाथों बेचकर अधिक पैसे कमाने वाले गली कूचे में फिरने वाले फेरी वाले से अधिक ऊंची स्थिति हमारी होती। आज का बालक मस्तिष्क सस्ती, जल्दी निपटने वाली और चमत्कारी चीज़ें चाहता है। योग के बारे में भी उसकी शिशु मान्यताएं इसी स्तर की हैं। जैसी मांग वैसा माल तैयार करने के लिए सिनेमा वाले, पुस्तक विक्रेता, चित्र प्रकाशक जुटे हुए हैं और दोनों हाथों माल कमा रहे हैं। यदि यही मनोवृत्ति योग शिक्षा में भी रहेगी तो आज का उत्साह कल ठंडा ही पड़ेगा। ऊंची आशा दिलाकर आरंभिक उत्साह जगाया जा सकता है, यह ठीक है, पर यह उससे भी ज़्यादा ठीक है कि कुछ ही समय में जो असफलता जन्य निराशा सामने आती है, उससे उबरना फिर कभी भी संभव नहीं होता। योग को सस्ता और उथला बनाकर हम ब्रह्म विद्या की सेवा नहीं कुसेवा ही कर रहे हैं। विदेशों में योग प्रचार का जो क्रम
इन दिनों चल रहा है उसमें छोटी-मोटी शारीरिक और मानसिक कसरतें ही सीमाबद्ध होकर रह जाती हैं। आमतौर से अंगों को तोड़ने-मरोड़ने की क्रिया आसन पद्धति को मॉडर्न योग का प्रमुख आधार माना गया है। योग सेंटरों में वैसा ही कुछ शिक्षण चलता है। गहरी सांस लेने के कई तरीके उलट-पुलट कर प्राणायाम बता दिए जाते हैं। इससे आगे की दो मानसिक साधनाएं हैं, एक ध्यान की एकाग्रता मेडिटेशन, दूसरी स्व संकेतन हिप्नोटिज्म। बस सारा योग इतने में ही समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए। विदेशों में भारतीयों द्वारा चलाए जाने वाले योग सेंटर इसी परिधि में चक्कर काटते हैं। क्रियाकलाप और शिक्षा विधि में कहने समझाने के ढंग से थोड़ा अंतर रहता है, पर तथ्य इसी सीमा में भ्रमण करता रहता है। इस शिक्षा में यत्किंचित लाभ भी होते हैं। आसनों के व्यायाम पाचन संबंधी तथा दूसरी छोटी-मोटी शारीरिक कठिनाइयाँ हल करते हैं। प्राणायाम से फेफड़े खुलते हैं और स्फूर्ति का अनुभव होता है। मस्तिष्क की घुड़दौड़ घटाने वाला मेडिटेशन भी मानसिक विश्राम की आवश्यकता कुछ दूर तक तो हल करता ही है। हिप्नोटिज्म अर्थात से अनियंत्रित मानसिक प्रवाह को अभीष्ट दिशा में मोड़ने की थोड़ी सी सहायता मिल सकती है। बस इतना ही लाभ इस बचकानी योग शिक्षा का है। बात को बढ़ाकर कुछ भी कहा जा सकता है और कहा भी जाता है। योग और अध्यात्म को छुटपुट शारीरिक मानसिक व्यायामों तक सीमाबद्ध कर देना वस्तुतः उसकी गरिमा को नष्ट करना है और विश्व जिस आशा से मानवीय समस्याओं के समाधान का हल अध्यात्म क्षेत्र से निकालने के लिए टकटकी लगा रहा है, उसे हताश और निराश बना देना है। भारत के अध्यात्म क्षेत्र को इस दिशा में समय रहते सचेत होना चाहिए, अन्यथा समय की मांग पूरा ना कर सकने पर यह अवसर फिर सदा के लिए हाथ से चला जाएगा। योग में शारीरिक और मानसिक व्यायामों के लिए साधनात्मक कर्मकांड के लिए भी स्थान है, पर उसकी मूल प्रवृत्ति चिंतन के स्वरूप को ऊंचा उठाना है, अपनी सत्ता और दिशा परिष्कृत करना है, पदार्थों और व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण का परिमार्जन करना है। वस्तुतः योग एक दर्शन है। सर्वत्र आत्मसत्ता की अनुभूति से विश्व मानव की विश्व परिवार की भावना विकसित होती है और स्नेह सौजन्य का उभार आता है। इसी पृष्ठभूमि में समता और आत्मीयता घनिष्ठ होती है, चरित्र निखरता है, संयम और सेवा के लिए उत्साह उमकता है, दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों की जड़ कटती है। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का आधार वे आत्मवादी आस्थाएं ही हो सकती हैं जिनकी प्रतिष्ठापना के लिए योग एवं अध्यात्म का सुविस्तृत कलेवर खड़ा किया है। अध्यात्म ज्ञान और योग शिक्षा की पृष्ठभूमि में इसी परिष्कृत दार्शनिकता का प्रसार होना चाहिए। भौतिकता से विशुद्ध लोकमानस को राहत उन्हीं आस्थाओं को लोकमानस में पुनः स्थापना से मिलेगी। योग का बहिरंग रूप शारीरिक और मानसिक व्यायामों के रूप में सामने आए तो हर्ज नहीं। कर्मकांडों और साधना विधानों को भी उसमें स्थान रहने की गुंजाइश है, पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि यह योग कलेवर है, उसका प्राण नहीं। प्राण तो उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य की प्रेरणा देने वाले उपनिषद प्रतिपादित उस अध्यात्म दर्शन में है जिसे प्राचीन काल में ब्रह्म विद्या कहा जाता था, जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी सत्ता का समष्टि में समर्पण करता था। आत्मा को परमात्मा स्तर तक पहुंचाना, नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम, अणु को विभु
लघु को महान बनाना जिसका लक्ष्य था। चिंतन स्तर की अंतरंग उमंगें ही बहिरंग जीवन पर आच्छादित होती हैं। उन्हीं से परिस्थितियां बनती हैं, घटनाएं घटती हैं और दिशाएं मुड़ती हैं। आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य इसी भावनात्मक मानवीय मर्मस्थल को परिष्कृत और संतुलित करना होना चाहिए। योग की सार्थकता इसी प्रयास की सफलता के साथ जोड़ी आकी जानी चाहिए। खेद है कि विदेशों में भारतीयों द्वारा चलाए जाने वाले वर्तमान योग प्रचार में इन तथ्यों का अभाव है। उनमें बाल सुलभ चपलता और कौतूहल प्रियता की उथली तृप्ति मात्र है। सस्ते प्रयास से अधिकतम लाभ लेने की जुआ प्रवृत्ति के आधार पर जो खेल खड़े किए जा रहे हैं, वे आरंभ में बचकानी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं और हाथों हाथ सफलता का चमत्कार दिखा सकते हैं, पर यदि उनमें उच्च स्तरीय दार्शनिकता का अभाव रहा तो वह प्रयोजन पूरा हो ही नहीं सकेगा जिसके लिए भौतिकता से विशुद्ध प्रगतिशील जनमानस ने योग व अध्यात्म की ओर आशा लगाना आरंभ किया है। अच्छा हो प्रगतिशील देशों में अध्यात्म प्रसार के स्वर्ण अवसर को हम गंभीरता पूर्वक देखें और विश्व मानव की युग मांग को पूरा करने के लिए ऐसे कदम बढ़ाएं जिससे अध्यात्म की गरिमा को पुनः प्राचीन काल जैसी सर्वोच्च श्रद्धा को विश्वव्यापी बनाना संभव हो सके। इस अवसर को यदि हमने खिलवाड़ में गंवा दिया तो यह भारत के लिए, अध्यात्म के लिए और लोकमानस के लिए दुखद दुर्भाग्य की ही बात होगी। योग के प्रति विश्व आकर्षण और हमारा उत्तरदायित्व। भौतिकतावाद के विकास विस्तार की एकांगी प्रगति ने मानवीय सुख शांति की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। सर्वत्र यह गंभीरतापूर्वक सोचा जा रहा है कि प्रगति को एकांगी रहने देने में खतरा ही खतरा है, इसलिए उपेक्षित अध्यात्म को भी जीवन दर्शन की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानकर चला जाए। चिंतन के इस नए मोड़ ने संसार का ध्यान अध्यात्म की ओर आकर्षित किया है। चूंकि भारत योग एवं अध्यात्म के उत्पादन, उत्थान एवं परीक्षण प्रयोगों का क्षेत्र रहा है, इसलिए जब योग अध्यात्म की बात सोची जाती है तो उसे समझने के लिए भारत की ओर सहज ही सबका ध्यान चला जाता है। विदेशों में तब और भी अधिक प्रसन्नता होती है जब कोई भारतीय योग प्रचारक योगी के रूप में वहां पहुंचता है। वे घर आए देवता से बहुत कुछ जानने, सीखने और पाने की आशा करते हैं। अस्तु योग विद्या के छात्रों और शिष्यों की सहज ही भीड़ लग जाती है। कम से कम उसे पास से देखने और समझने के लिए तो विचारशील वर्ग भी बड़े उत्साह के साथ आता है। पिछले दिनों योग प्रचार के लिए गए हुए भारतीयों को विदेशों में इतनी सफलता मिली है जिसकी उन्होंने स्वयं भी आशा नहीं की थी। इन दिनों भारतीयों द्वारा चलाए जाने वाले योग शिक्षा केंद्रों की संख्या सैकड़ों से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई है। वे विभिन्न देशों में अपने अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं। इन सब के विवरण तो उपलब्ध नहीं हैं, पर जिनकी चर्चा पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है, उनके विवरणों पर थोड़ा सा दृष्टिपात करने से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि उन्हें उत्साहवर्धक सफलता मिली है। अमेरिका में स्वामी योगानंद का सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप बहुत समय से काम कर रहा है। लॉस एंजलिस के समीप माउंट वॉशिंगटन पर इसका मुख्य केंद्र है और शाखाएं अमेरिका के बड़े शहरों और छोटे नगरों में फैली हुई हैं। हॉलीवुड के अभिनेताओं ने जब से योग साधना में दिलचस्पी लेनी शुरू की है, तब से इस मिशन के प्रति जनता में उत्साह और भी अधिक बढ़ा है।
स्वामी जी की साइंस ऑफ रिलीजन, सॉन्ग्स ऑफ सोल, मेटाफिजिकल मेडिटेशन, काइस्ट चार्ट्स, विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी पुस्तकें अमेरिका में बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती हैं। इस योग मिशन के सदस्यों की संख्या अब हजारों से बढ़कर लाखों तक जा पहुंची है। अमेरिकी नर-नारी योगाभ्यास को अपने दैनिक कार्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के डिएगो और पैसिफिक पॉलिसेड्स स्थानों में बने केंद्र इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इंडिया सेंटर का कैफेटेरिया निरामिम भोजन गृह अमेरिका वासियों को शाकाहारी भोजन करने का आनंद देता है और उसमें सदा भीड़ लगी रहती है। मिशन की अध्यक्षा कुमारी फ्रेराइट अमेरिका में दया माता के नाम से प्रख्यात हैं। योग शिक्षा का प्रधान उत्तरदायित्व प्राय वे ही संभालती हैं। महर्षि महेश योगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यूरोप अमेरिका में खूब चला। यह साधना TM के नाम से बहुविख्यात है। अमेरिका के कई कॉलेजों ने उसे अपनाया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में इसके प्रचार के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत किया है। नशेबाजी की अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाने में इस योग के सहारे बहुत सफलता मिल रही है। महेश योगी के इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी की भी शाखा प्रशाखाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आरंभ में बीटल महेश योगी की ध्यान साधना से बहुत प्रभावित हुए थे। इससे उस ओर जनता का ध्यान भी तेजी से बढ़ा। लैंसेट पत्रिका के द्वारा भी उनका प्रचार बहुत हुआ। फिल्म कलाकार भी उस शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं। अब तक 3000 से ऊपर अमेरिकी उनकी दीक्षा ले चुके हैं। योग शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 सप्ताह का है। सीखने वालों को इसकी फीस $600 देनी पड़ती है। दक्षिण भारत के एक स्वामी सच्चिदानंद ने न्यूयॉर्क में योग शिक्षा सेंटर खोला है। प्रति सप्ताह 13 कक्षाओं को योग शिक्षा देते हैं। प्रत्येक कक्षा में 15 से 40 छात्र होते हैं। न्यूयॉर्क में 94वीं स्ट्रीट पर स्वामी निखिलानंद ने भारतीय योग शिक्षा का एक केंद्र स्थापित किया है। उसी नगर में इसकी 9 शाखाएं हैं। अन्य कई देशों में उनके केंद्र हैं। महेश योगी की ध्यान साधना से अमेरिका के फिल्म कलाकार सिनात्रे और शर्ले मैकलेन बहुत प्रभावित हुए हैं और वे योग की अगली सीढ़ियां सीख रहे हैं। संत प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस नामक संस्था सन 1966 में स्थापित की। इससे 5 वर्ष पूर्व भी वे अमेरिका साधनहीन स्थिति में पहुंचे थे। कृष्ण कीर्तन का उन्होंने वहां प्रसार किया। अमेरिकी जनता उससे बहुत प्रभावित हुई और हजारों लोग उनके अनुयायी बनकर कीर्तन करने लगे। अमेरिका में इनके 28 केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, ओटेरिया, लंदन आदि में भी उनके केंद्र हैं। वर्जीनिया के लॉस एंजलिस में उनका बड़ा कार्यालय है। बैक टू गॉडहेड नाम से उनकी अंग्रेजी पत्रिका निकलती है। 400 बीघा जमीन में न्यू वृंदावन बसाया गया है, जिसमें 50 गायें और 100 कृष्ण भक्त रहते हैं। वीटलो के अग्रणी जॉर्ज हैरिसन इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपनी मंडली समेत कीर्तन में भाग लिया है। कुछ समय पूर्व लंदन में एक भारतीय तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसमें तंत्र योग से संबंधित साहित्य, चित्र तथा उपकरण सुसज्जित रूप में रखे गए थे। यूँ सर्वसाधारण ने उसे बहुत उत्साहपूर्वक देखा, पर विद्यार्थी और अध्यापक वर्ग की दिलचस्पी अधिक रही। रखी हुई सामग्री का विवरण बताने वाला छोटा सा सूची पत्र 5 शिलिंग मूल्य का था। उसे न केवल दर्शकों ने
वरन इस संबंध में रुचि रखने वालों ने बड़ी संख्या में खरीदा। उसकी मांग प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के बाद भी आती रही। जापान के विश्व मेले एक्सपो 70 में भारत की ओर से योग प्रदर्शनी लगाई गई। इसका संचालन विश्वयतन योग आश्रम की ओर से किया गया। दर्शकों ने योग आसनों को देखने और समझने में बहुत उत्साह दिखाया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की ओर से यूरोप, अमेरिका के 14 देशों में तथा ऑस्ट्रेलिया में योग चित्रों की प्रदर्शनी लगाने की व्यवस्था की थी, जिसमें न केवल साधारण नागरिकों ने दिलचस्पी दिखाई, वरन उच्च कोटि के राजनेता, पत्रकार तथा बुद्धिजीवी भी आयोजकों से बहुत बातें जानने पूछने आए। पिछले दिनों दिल्ली में निरंकारी महात्मा संत कृपालु सिंह के विदेशी शिष्यों की धूम थी। उनका एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन हुआ था। बाल योगेश्वर की गतिविधियां भारत में बहुचर्चित हैं। विदेशों में भी उनकी धूम है। मुंगेर के स्वामी सत्यानंद जी महाराज के शिष्यों की संख्या पाश्चात्य देशों में बढ़ ही रही है। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के इर्द गिर्द लगभग 1 दर्जन बहुमूल्य आश्रम ऐसे ही हैं, जिनका निर्माण विदेशों से आए धन द्वारा हुआ है। उनके संचालक योग प्रचार के लिए विदेशों में जाते हैं और आवश्यक अर्थव्यवस्था जुटाते हैं। निसंदेह इस प्रकार के योग प्रचारकों की संख्या अब सैकड़ों की गिनती को पार करके हजारों की सीमा तक जा पहुंच चुकी है। संसार में किसी भी देश में भारतीय योग शिक्षक पाए जा सकते हैं। यह सफलता वस्तुतः प्रस्तुत योग शिक्षा की विशेषता नहीं, वरन संसार में भौतिकवाद की अवांछनीय अभिवृद्धि के कारण हुई समस्याओं की विभिन्न प्रतिक्रिया है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि समय की मांग और युग की पुकार ने वह आकर्षण उत्पन्न किया है, जो विदेशों में भारतीयों द्वारा योग प्रचार की सफलता के रूप में परिलक्षित हो रहा है। भौतिकता का आध्यात्मिकता के साथ तालमेल बिठाने वाली दार्शनिक और व्यवहारिक चिंतन प्रक्रिया को प्रस्तुत करना है। यही है वह उत्तरदायित्व जो विचारशील अध्यात्मवेत्ताओं को निभाना चाहिए। कारण जितना गहरा है, समाधान भी उसी स्तर का होना चाहिए। यदि योग को उथले क्रियाकांडों तक सीमित कर दिया गया, तो निकट भविष्य में इस दिशा में उत्पन्न हुआ आकर्षण समाप्त हो जाएगा और वह निराशा नास्तिकता से भी महंगी पड़ेगी। नास्तिकता में यह गुंजाइश थी कि आस्तिकता आदि यदि सच निकली तो उसमें आशा की किरणें विद्यमान हैं, पर यदि आस्तिकता को भी खोखली मान लिया गया तो फिर उससे उत्पन्न हुई अनावस्था को मिटा सकना कठिन हो जाएगा। योग प्रचारकों को इस खतरे का भी ध्यान रखना चाहिए और अपनी योग शिक्षा जो उद्विग्न लोकमानस को समुचित समाधान दे सके। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।